नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि आखिर कैसे बेनकाब हुए मोहम्मद यूनुस। देखेंगे क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे लेंगे राजनीति में एंट्री। एक नजर डालेंगे भाषा विवाद पर, पवन कल्याण के तीखे सवालों पर। जानेंगे अमृतसर मंदिर हमले पर क्या बोले भगवंत मान। देखेंगे होली जुमे पर 4 राज्यों में हुई हिंसा को। और आखिर में जानेंगे किस तारीख को धरती पर कदम रखेंगी सुनीता विलियम्स। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन। सिद्धारमैया कैबिनेट से प्रस्ताव हुआ पास, कानून इसी सत्र में बदला जाएगा। हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्रा का वीजा हुआ रद्द, खुद अमेरिका छोड़ा। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 3,300 करोड़ की मदद रोक दी है। सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री ने डीआरआई अधिकारियों पर फिर लगाए गंभीर आरोप। बोली, हिरासत में मुझे थप्पड़ मारे, भूखा रखा गया। संभल की शाही जामा मस्जिद में जल्द शुरू होगी रंगाई पुताई। एएसआई टीम ने पश्चिमी हिस्से का लिया जायजा। बिहार के मुंगेर में शुक्रवार को पुलिस अधिकारी एएसआई संतोष कुमार पर धारदार हथियार से अटैक। विवाद सुलझाने गई थी टीम। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुरैना में 6 करोड़ 2 लाख रुपए का गांजा जब्त, ट्रक से भेजा जा रहा था दिल्ली। वहीं पंजाब से ड्रग तस्करी के आरोप में 2 तंजानियाई नागरिक गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के सैंथिया में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। पुलिस ने पूरे इलाके में सस्पेंड की इंटरनेट सेवाएं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर होली पर काटे 17,495 चालान। 1 करोड़ 79 लाख का वसूला जुर्माना। गुजरात के बड़ोदरा में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, 7 लोग हुए घायल। तेलंगाना के हैदराबाद में होली पर बेचने जा रहे थे गांजा वाली कुल्फी और आइसक्रीम। छापा पड़ा तो 3 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट। वही ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक बार फिर कट्टरपंथियों के दबाव में आ गए हैं। बांग्लादेश सरकार ने अपने ही राजदूत हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे कुछ घंटे पहले ही हारून अल रशीद ने फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने वाले कौन है। उनके इस पोस्ट के कारण जब बांग्लादेश सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने लगी तो सरकार ने तुरंत उनका पासपोर्ट ही जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। अब आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश सरकार ने 11 दिसंबर को मोरक्को में तैनात अपने राजदूत हारून अल रशीद को तुरंत ढाका लौटने और विदेश मंत्रालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। हालांकि हारून अल रशीद ने इस आदेश की अनदेखी की और कनाडा चले गए। वहां से उन्होंने शुक्रवार को अपने फेसबुक पर अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर किया। हारून अल रशीद ने फेसबुक पर लिखा था कि 5 अगस्त 2024 को देश ने एक काला दिन देखा जब एक योजनाबद्ध आतंकी हमले के तहत प्रधानमंत्री शेख हसीना की वैध सरकार को उखाड़ फेंका गया और देश की नींव हिला दी गई। जब पूरा देश जल रहा था और व्यवस्था चरमरा रही थी, तब मोहम्मद यूनुस एक तानाशाह के रूप में सामने आए। हारून अल रशीद की पोस्ट से नाराज अंतरिम सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को एक अधिसूचना जारी कर हारून अल रशीद और उनके परिवार के पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की बात भी कही गई है।
जब बात राजनीति की होती है, वो भी खासकर बिहार की राजनीति की, तो सबसे पहले परिवारवाद की चर्चा होती है और निशाने पर होते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। उनके दोनों बेटे, पत्नी राबड़ी देवी और बेटियों को भी लालू यादव ने राजनीति में ला दिया है। पत्नी राबड़ी देवी अभी भी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, जो राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। विधानसभा में उनके छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता हैं, जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू के एक बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राज्य में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक हैं। मीसा भारती राज्यसभा में रहीं और इस बार राम कृपाल यादव को हराकर लोकसभा पहुंची है। बेटी रोहिणी को छपरा से लड़वाया गया, हालांकि सफलता नहीं मिली। इसके बाद लगता है कि रोहिणी को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। कुल मिला जुला कर एक जो राजनीतिक परिदृश्य है, जहां एनडीए के नेता खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लालू यादव के ऊपर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर उन पर हमले करते रहे हैं। इन सब के बीच सवाल इस वक्त जेडीयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में ज्यादा उठ रहा है। निशांत कुमार सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और इसीलिए ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या निशांत अब राजनीति में आएंगे। निशांत कुमार मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, सत्ता की हनक विरासत देख रहे हैं, उसके बावजूद वे कभी किसी विवाद में नहीं आए। ऐसी कभी चर्चा नहीं होती है कि उनका राजनीति में कोई हस्तक्षेप हो। वे लो प्रोफाइल में रहते हैं, खासकर लोकसभा चुनाव और उसके बाद जब आगे विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं जोरों पर है। तेलंगाना में भाषा विवाद का मुद्दा चर्चा में है। इसी बीच एनडीए के सहयोगी और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भाषा पर तमिलनाडु में की स्थिति को लेकर अब सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु राज्य हिंदी को क्यों खारिज करता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग इसका बखूबी लाभ उठाते हैं। इसके लिए वो तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करते हैं। उन्होंने भाषा को लेकर सद्भाव की जरूरत और महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भाषा के प्रति दुश्मनी भरा नजरिया रखना बिल्कुल ही नासमझी जैसी बात है। उन्होंने मुसलमानों की ओर से अरबी या उर्दू में प्रार्थना करने की प्रथा, चाहे वे कहीं भी हो, और मंदिरों में संस्कृत मंत्रों के उपयोग के बीच समानता दिखाई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन प्रार्थनाओं को तमिल या तेलुगु में पढ़ा जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के हिंदी विरोधी रुख की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये वाकई में गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने बताया कि किसी चीज को तोड़ना आसान है, लेकिन उसको फिर से बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने देश से उत्तर दक्षिण विभाजन से आगे बढ़कर एकता और अखंडता को प्राथमिकता और महत्व देने की गुजारिश की है। उन्होंने जनता को एक ऐसे राजनीतिक दल को चुनने की सलाह दी जो वास्तव में देश के फायदे के लिए काम करता हो और उसकी प्राथमिकता में राष्ट्र के हितों की रक्षा करना हो। उप मुख्यमंत्री ने ये सवाल इस समय उठाए हैं जब भारत में भाषा की राजनीति को लेकर अलग विचारधाराओं के लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं अच्छी है, यही सिद्धांत तमिलनाडु सहित कई राज्यों पर लागू होना चाहिए। तमिलनाडु में भी हमारे राजनीतिक समर्थक हैं, हमारी पार्टी के समर्थक महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हैं। मुझे पता चला है कि तमिल लोग मेरे तेलुगु भाषणों को सुन रहे हैं। मैं तमिल लोगों की ओर से दिखाए गए प्यार के लिए आभारी हूँ। वहीं बता दें कि पवन कल्याण ने जनसेना के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर अपने निर्वाचन क्षेत्र पीथमपुर में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक भाषा विवाद के मसले पर अपने सवाल उठाए। पंजाब के अमृतसर में मंदिर पर हुए हैंड ग्रेनेड हमले के मामले और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि जब पंजाब परेशान करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता है, समय समय पर ऐसी कोशिशें चलती रहती हैं। ड्रग भी तो पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, फिर गैंगस्टर फिरौतियां इसीलिए सुनाई दे जाती हैं ताकि ये लगे कि पंजाब अशांति का सूबा बना हुआ है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आप उधर की घटनाएं देखें, कभी जुलूस को बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, कहीं लाठीचार्ज करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो भी गैर सामाजिक तत्व हैं उन पर हम कार्यवाही कर रहे हैं।
मोगा में जो शिवसेना नेता की हत्या की घटना हुई है, वहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का जो इक्विपमेंट है और पुलिस के जो साधन है वो बहुत अपडेटेड है। उन्होंने कहा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि हम एक दूसरे से सहयोग करके अपराधियों को पकड़ लेते हैं। बीएसएफ ने हमें रिपोर्ट दी है, युद्ध नशे विरुद्ध हमने मिशन शुरू किया है। 70% जो ड्रोन आते थे वो कम हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई रिसीव करने वाला नहीं है। पाकिस्तान ये चाहती है कि पंजाब शांति में ना रहे, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि पंजाब के लोगों की जो हम भाईचारक सांख है उसको बना कर रखेंगे। अमृतसर के खंडवाला में ग्रेनेड से हमला किया गया। यह हमला ठाकुर द्वारा मंदिर पर किया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी के आए वीडियो में 2 युवक बाइक पर सवार होकर मंदिर के करीब जाते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक शख्स ने मंदिर पर ग्रेनेड फेंका, उसके बाद दोनों मौके से निकलकर फरार हो गए। होली और जुमे पर शुक्रवार को 4 राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें, बिहार के मुंगेर में ग्रामीणों के हमले में एक एएसआई की जान चली गई। पटना में 2 गुटों में होलिका दहन का विवाद होली के दिन पथराव तक पहुंच गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। यहां फायरिंग की खबर भी है। झारखंड के गिरिडीह में होली के दिन 2 गुटों में पथराव के बाद उपद्रवियों ने दुकानों और बाइक में आग लगा दी। विवाद किस बात को लेकर था, ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना में 2 समुदायों के बीच ईंट पत्थर और बोतलें चली। झड़प में 11 लोग घायल भी हुए। अब आपको बता दें कि विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि नमाज अदा करते वक्त पथराव किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले मस्जिद की तरफ से ईंट फेंकी गई। कई वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई है। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई है। भाजपा ने नंदीग्राम में मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी तस्वीरें पोस्ट की है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि बरुईपुर, जादवपुर और मुर्शिदाबाद समेत पूरे प्रदेश में इसी तरह की घटनाएं सामने आई है। बंगाल के ही बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया है। जिले में पत्थरबाजी की घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पंजाब के लुधियाना के मियां मार्केट में होली और जुमे के दिन 2 पक्ष भिड़ गए। आपको बता दें, दोनों पक्षों में ईंट पत्थर और बोतलें चली। झड़प में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले पत्थरबाजी का आरोप लगाया है। पथराव और मस्जिद की खिड़कियों के शीशे टूटने के वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस ने 35 लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज की है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 4 दिन बाद यानी कि 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से धरती पर वापसी करेंगी। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को आखिरकार एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 भारतीय समय अनुसार करीब 4:30 बजे लॉन्च कर दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। आपको बता दें, इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल से जुड़ी 4 सदस्यीय टीम ISS के लिए रवाना हो चुकी है। इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है। सुनीता और उनके साथ गए बुच विल्मोर 9 महीनों से ISS पर फंसे हुए हैं। उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी वापसी तय समय पर नहीं हो पाई थी। नए दल में नासा की एनी मैकक्लेन, निकोल एयर्स, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के टकुया ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट किरिल पेशकोव शामिल है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचकर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और क्रू 9 के 2 अन्य सदस्यों की जगह लेंगे। क्रू 10 का स्पेसक्राफ्ट 15 मार्च को ISS पर डॉक करेगा, जहां वे कुछ दिनों तक एडजस्टमेंट के बाद संचालन संभालेंगे। इसके बाद क्रू 9 मिशन 19 मार्च के बाद किसी भी समय लौटेगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर गए थे। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ गया। हालांकि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बाद में खाली लौट आया, लेकिन इसमें कोई बड़ी अतिरिक्त समस्या नहीं हुई। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DB न्यूज़ के साथ।